हे गाइज, मैं आप लोगों का चैनल केन नॉलेज में स्वागत करता हूं गाइज। मुझे आप लोग जानते ही होंगे, मैं चंदन कुमार। आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी सारे वीडियोस प्रोवाइड किए। इससे पहले मैंने जस्ट थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक मैं कंटिन्यू कर रहा था। उससे पहले गाइज मैंने आपको हीट हीट के भी 6 7 8 वीडियोस प्रोवाइड किए। उससे पहले भी वेक्टर के यूनिट्स एंड डायमेंशन के फोर्सेस के इन सारे के गाइज वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है गाइज। अब गाइज जब अगर ये सारे टॉपिक के जब वीडियोज प्रोवाइड करने के बाद जब मैं अब अगला टॉपिक की तरफ गाइज मैं बढ़ूंगा। थर्मोडायनेमिक्स ही में हम लोग शुरू कर रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, कृपया करके आप इस टॉपिक को जरूर देखिए गाइज। अगर कोई डाउट होगा तो आप ये टॉपिक को जरूर बताइए गाइज। देखिए गाइज मैं अगर मैं शुरू करूं तो जो टॉपिक आपके लिए है मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है हीट इन जन। क्या टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं? हीट इंजन। अब हीट इंजन गाइज क्या होता है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। बॉडी 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं सोर्स, फिर उसके बाद सोर्स, सिंक और इंजन। हीट इंजन में गाइस क्या होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में क्या होते हैं, एक होता है सोर्स, सिंक और इंजन। ठीक है गाइस। अब अपन लोग अगर सोर्स, सिंक और इंजन के बारे में जब अपन लोग जान गए कि इसके 3 पार्ट होते हैं। अब सोर्स का क्या होता है गाइस, सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है। या इसको अपन लोग और अच्छे से कैसे लिख सकता हूं मैं, इसका लिख सकता हूं टेम्परेचर हाई। ठीक है गाइस। सिंक का टेम्परेचर गाइस क्या होता है, लो होता है। ठीक है, ध्यान से बस सुनते जाइएगा, बहुत ही आसान है। हीट इंजन में मैंने क्या कहा गाइस, सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है, सिंक का टेम्परेचर गाइस लो होता है, और इंजन इंजन का काम क्या होता है, इंजन का काम ये होता है कि जो भी डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, जो भी डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट उसे प्रोवाइड किया गया है, जो भी डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट उसे प्रोवाइड किया गया है, वह उसका प्रोवाइड किया गया है, उसको मैकेनिकल वर्क में किया गया है, उसको किया गया है, उसको मैकेनिकल वर्क में, उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसको गाइस क्या करता है, उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का काम करता है, करने का काम करता है। ठीक है गाइस। तो अब जो भी सोर्स हुआ गाइस, किसका सोर्स का मतलब हुआ गाइस जिसका टेम्परेचर हाई हुआ। सिंक मतलब गाइस क्या हुआ, टेम्परेचर लो हुआ। इंजन का मतलब क्या हुआ, जो भी उसमें डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट उसको प्रोवाइड किया गया, उसको क्या करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा गाइस कि इसको अपन लोग रखेंगे सोर्स, इसको अपन लोग रखेंगे सिंक, सोर्स, इसको मैं क्या रखूंगा, सिंक, इसको अपन लोग कहेंगे इंजन। इसका टेम्परेचर गाइज अगर अपन लोग मान, इसको सोर्स, इसको सिंक और इसको इंजन, इसका टेम्परेचर गाइज अपन लोग मान लेते हैं T1, इसका टेम्परेचर अपन लोग मान लेते हैं टेम्परेचर T2। इसको गाइज अगर हीट हम लोग देते हैं डेल्टा, अगर इसको सप्लाई गाइज मैं हीट करता हूं Q1। ठीक है, Q1 हीट सप्लाई होता है। यह जो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के बाद जो ये देता है उसको अपन लोग मान लेते हैं Q2। जो इसमें से बच गया वो क्या कर देता है गाइज, वो हीट को रिजेक्ट कर देता है, Q1 माइनस Q2। Q1 मतलब क्या होगा, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, दैट इज Q1। Q1 माइनस Q2 क्या हुआ गाइज, Q1 माइनस Q2 हुआ गाइज हीट rejected by the system, heat rejected by the system। और Q2 क्या हुआ गाइज, द पार्ट ऑफ हीट, Q2 गाइज क्या हुआ, Q2 द पार्ट ऑफ हीट of which, the part of it of which its mechanic of which it is converted into, the part of it of which it is converted into mechanical work, of which it is converted into mechanical work। तो गाइज मैंने आपको बता दिया इंजन में क्या हुआ गाइज, इंजन में
अगर सोर्स जिसका टेम्परेचर अपन लोग मान लेते हैं T1, सिंक जिसका टेम्परेचर अपन लोग मान लेते हैं T2, कंडीशन अपन लोग लगा देते हैं T1 ग्रेटर देन T2, इसमें अपन लोग क्या लगा देते हैं इंजन, उसमें क्या कर देते हैं गाइस Q1 हीट सप्लाई करते हैं, जो हीट उससे हीट सप्लाई करने के बाद जो पार्ट उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है इसको मान लेते हैं Q2, जो डिफरेंस होता है वो होता है Q1 माइनस Q2, Q1 क्योंकि हीट सप्लाई टू द सिस्टम है तो इसको अपन लोग मानेंगे पॉजिटिव में, Q1 माइनस Q2 अगर ये हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम है तो इसको मानेंगे अपन लोग नेगेटिव में, ठीक है गाइस। और नेगेटिव में अब इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पे जो गाइस टेम्परेचर का डिफरेंस जो होगा वो गाइस क्या होगा, वो होगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 होगा गाइस, अब T1 माइनस T2 ये होगा गाइस। अब गाइस यही जो हीट इंजन जो इसमें पास कर रहा है उसका इफिशियंसी के बारे में बात करूंगा, तो इफिशियंसी गाइस अपन लोग जानते हैं क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट गाइस, अब देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट होता है गाइस। अब देखिए आउटपुट क्या गाइस जा रहा है, ये क्या है Q1 माइनस Q2 क्या है आउटपुट, जो कि सिंक को क्या दिया है, दिया जा रहा है। सिंक का टेम्परेचर गाइस क्या है T2, सोर्स का टेम्परेचर गाइस क्या है T1, सोर्स और सिंक के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या है T1 माइनस T2। एज्यूम अपन लोग क्या किया है, एज्यूम अपन लोग किए हैं T1 ग्रेटर देन T2, उसमें हम लोग क्या दिए, एक इंजन लिए, इंजन में अपन लोग क्या किए Q1 हीट सप्लाई किए, Q1 क्या किया, हीट को सप्लाई किया गया, और Q1 जैसी हीट सप्लाई किया गया तो जो हीट का वो पार्ट जिसको वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया उसको अपन लोग मानेंगे Q2। अब Q1 जो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, Q2 जो हीट का वो पार्ट जो कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया, तो Q1 माइनस Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम को अपन लोग कन्वेंशन में क्या मानते हैं, पॉजिटिव। Q1 माइनस Q2 हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम को अपन लोग क्या करते हैं, नेगेटिव। तो इसमें ईटा जो इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी ईटा क्या हुआ गाइस, इफिशियंसी मतलब हीट इंजन कितना इफिशियंटली बिहेव कर रहा है। ये इफिशियंसी क्या होता है गाइस, इफिशियंसी ये बताता है कि हीट इंजन कितना इफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ठीक है, कितना ये इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। अब ये क्या हुआ, Q1 हीट सप्लाई किए, Q2 क्या किए गाइस, हीट रिजेक्ट किए, तो Q1 माइनस Q2 क्या हुआ, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। इफिशियंसी क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या हुआ गाइस Q1 माइनस Q2, इनपुट गाइस क्या दे रहे हैं हम Q1, तो अगर अपन लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा गाइस 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो गाइस ये फॉर्मूला बनता है, वो गाइस क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। एक तो फॉर्मूला ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला हो गया गाइस इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ हीट। अब इसी का इफिशियंसी का फॉर्मूला गाइस अगर आपसे कोई पूछे, इफिशियंसी का गाइस अगर फॉर्मूला आप लोगों से पूछे कि आप मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इफिशियंसी का गाइस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफिशियंसी क्या गाइस होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखिए, अब आउटपुट में अब देखिए जब यहाँ पे सोर्स का ये क्या हुआ T1, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T2, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस है इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट गाइस कितना आ रहा है T1 माइनस T2, तो गाइस क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 होगा गाइस, क्योंकि T1 कितना है, इनपुट टेम्परेचर है, आउटपुट टेम्परेचर गाइस क्या आएगा T1 माइनस T2 आएगा, तो इसमें गाइस आउटपुट टेम्परेचर कितना आएगा T1 माइनस T2, ठीक है, तो इसमें गाइस क्या हो जाएगा T1 अपॉन 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये गाइस क्या होगा, इफिशियंसी। अब देखिए गाइस इसमें ध्यान से आप सोचिए गाइस, ये कॉन्सेप्ट होता है 1 माइनस T2 बाई T1, ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने आपको बताया हीट इंजन का कॉन्सेप्ट यही होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं गाइस, थ्योरी वाला पार्ट है, थोड़ा सा कवर कीजिएगा आप लोग, SCV वगैरह या फिर NCERT पढ़िएगा, उसमें आपको सारे डिटेल्स में थोड़ा और बढ़ाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ गाइस कि इसके जो टाइप्स होते हैं इंजन के, टाइप्स जो होते हैं हीट इंजन के टाइप्स, जो टाइप्स होते हैं जो हीट इंजन के, वो क्या होते हैं, टाइप जो होते हैं हीट इंजन के वो क्या होते हैं। पहला तो टाइप्स होता है गाइस स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, पहला टाइप स्टीम इंजन गाइस आपने जान लिया। अब पहला टाइप स्टीम इंजन के बाद अगला जो टाइप होता है गाइस वो होता है पेट्रोल इंजन,
स्टीम इंजन हुआ गाइज, पेट्रोल इंजन। अब अगला जो टाइप होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है गाइज, आप लोगों को पता होना चाहिए, कंबस्शन इंजन। अब जब ये कॉन्सेप्ट गाइज आप लोगों को पता है, ये तीनों जरा आप लोग इससे स्टडी कीजिएगा गाइज, स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, कंबस्शन इंजन, जरा आप एससीबी या एनसीईआरटी से स्टडी कीजिएगा, उसमें आपको दिया हुआ है गाइज। अब मैं आप लोगों को थोड़ा अगले टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, आपको पता होना चाहिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब गाइज अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की तरफ अगर गाइज मैं ले चलूं, किसकी तरफ गाइज ले चलूं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की तरफ अगर मैं ले चलूं, तो गाइज इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, देखिए गाइज मैं आपको डायरेक्टली ना एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा ये एक्सप्लेन आपको करता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसके लिए आपको एंट्रोपी ऐसे पता होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली ना एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा आपको मैं थ्योरेटिकल अप्रोच लूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एक्सप्लेन करूंगा। देखिए गाइज हो सकता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ के बाद आया था, मतलब ये जो लॉ था गाइज, ये फॉलोड बाई फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स गाइस क्या था, फॉलोड बाय फर्स्ट लॉ था, ठीक है। तो आप देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में अगर मैं बताऊं फर्स्ट लॉ था, तो फर्स्ट लॉ का नियम तो लगेगा। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सिंपली फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फॉर्मूला था फर्स्ट लॉ का। अब इसमें देखिएगा ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा था, ये कॉन्सेप्ट ये किया जा रहा था कि अगर देखिए हम लोग बचपन में, हम लोग जब स्कूल वगैरह में थे, वहां पे हम लोग एक लॉ पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये हम लोग पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे गाइस, हम लोग ये पढ़े थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब फॉलोड बाय मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डिफरेंशियल फॉर्म में होता है। मतलब जो भी हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, किसको सप्लाई करते हैं, जो भी गाइस अगर हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को, तो सिस्टम को छोड़ के बाकी बचा हुआ पार्ट सराउंडिंग और दोनों का मिलकर यूनिवर्स होता है, ठीक है गाइस। अगर मैं हीट एनर्जी अगर मैं कभी भी अगर कोई सिस्टम को अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं गाइस, फिर से सुनिए, हीट एनर्जी अगर मैं कोई भी सिस्टम को, मैं सिस्टम को अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो उस कंडीशन पे हीट एनर्जी मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूं, तो वो जो हीट एनर्जी सप्लाई हो उसका दो तरीके से यूज हो सकता है, या दो तरीके से उसका यूज होता है गाइस, दो तरीके से यूज होता है। या तो वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन जाएगा, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का पार्ट बनते ही सिस्टम का वो गाइस क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन जाएगा। और सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का पार्ट बनते ही उसका टेम्परेचर बढ़ाने में इंक्रीज होगा। या फिर अगर जो हम लोग हीट एनर्जी दिए हैं उसके वजह से कुछ ना कुछ वो, या तो उस पर वर्क डन होगा, या फिर वर्क डन बाय द गैस होगा, या वर्क डन ऑन द गैस होगा, ये होगा। मैंने क्या कहा, फिर से मैं बोल सकता हूं कि अगर कभी भी अगर गैस को अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसका गाइस दो तरीके से गाइस यूज हो सकता है। गैस को अगर आप हीट एनर्जी गाइस सप्लाई करते हैं तो उसका आप दो तरीके से यूज हो सकता है। दो तरह से गाइस कैसे यूज हो सकता है, दो तरीके से कैसे यूज हो सकता है, दो तरीके से ऐसे यूज हो सकता है, या तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, या फिर उससे वर्क डन बाय द सिस्टम, और या फिर ऑन द सिस्टम करने में हेल्प करेगा। और अगर उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा तो उसका गाइस क्या करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में गाइस इंक्रीज करेगा। तो ये होता है गाइस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है गाइस, मतलब अगर स्टेटमेंट में कहूं तो अगर मैं लिखूं कि इफ वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द सिस्टम, heat energy to the system, it can be either used to increase its internal energy in form of its increasing, or in forms of its increasing or decreasing temperature,
और डिक्रीजिंग टेम्परेचर और वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब देखिए गाइस, इसी का उल्टा प्रोसेस गाइस नहीं होता है। जो मैंने क्या कहा गाइस, मैंने ये कहा कि अगर आपने हीट एनर्जी किसी को सप्लाई कर दिया तो आ रहा है, 1 मिनट रुको, हीट एनर्जी अगर मैंने सप्लाई गाइस कर दिया तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो इंटरनल इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने उसको हीट एनर्जी सप्लाई किया तो उसका इंटरनल एनर्जी इनहेंस करने में यूज हेल्पफुल होगा, उसका इंटरनल एनर्जी इनहेंस करने में हेल्पफुल होगा, या उसका वर्क डन या फिर उसके द्वारा वर्क डन करवाया जा सकता है, या फिर उस पर वर्क डन हो सकता है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अगर आपने हीट एनर्जी सप्लाई किया, अगर आपने हीट एनर्जी सप्लाई किया और हीट एनर्जी अगर आपने सप्लाई किया और या फिर अगर आपने कोई सिस्टम पे वर्क हुआ जिसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट हुआ, तो अब अगर आप उससे हीट एनर्जी ले लीजिए या तो वो प्रोसेस दोबारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, स्टेटमेंट में कैसे बोलूं कि देखिएगा, अब देखिए, मान लीजिए एक आप यहां पे एक सरफेस ले लीजिए, सरफेस ले लीजिए जिसका ब्लॉक मान लेते हैं मास m। अगर ये मूव करना शुरू किया v वेलोसिटी से, इसका मोमेंटम हो गया p इक्वल्स टू mv। अब ये जैसे मूव करना शुरू किया, या फिर ये किस पे है, इस टेबल पे रखा हुआ है, ध्यान से एकदम सुनिए। अगर एक टेबल पे ब्लॉक रखा गया है, उसका p, उसका जो मोमेंटम है वो हम लोग मान लेते हैं mv। ये मास m को टेबल पे रखा गया है। जैसे ही गाइस मैं कह रहा हूं इस मास m को टेबल पे रखा गया है, तो वो क्या हुआ, ब्लॉक मूव करना शुरू किया। जैसे ही ब्लॉक मूव करना शुरू किया तो उसकी वजह से जो सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में आए होंगे वो क्या होंगे, हीट होना शुरू किए होंगे। हीट होना शुरू किए होंगे तो उसका क्या हुआ होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ होगा और उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ होगा। तो क्या ये प्रोसेस हो जाएगा गाइस कि अगर ये जब कूल हो जब ये इंटरनल एनर्जी इसका बढ़ना शुरू हो गया, जो इसके साथ कांटेक्ट में, जब वो कूल होना शुरू हुआ, मतलब हीट जब उसके द्वारा टेबल के द्वारा रिजेक्ट करना शुरू किया, तो ये ब्लॉक अपने आप मूव करने लग जाएगा। गाइस ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। या फिर मैं आपको एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं गाइस, एकदम ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि दो बॉडी के कांटेक्ट में है, दो बॉडी कांटेक्ट में, मान लीजिए एक बॉडी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक बॉडी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब अगर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कांटेक्ट में लाया, तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में क्या लाना चाहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाना चाहेंगे। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे को अगर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाना चाहेंगे, तो इसका टेम्परेचर का गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अपना इंटरनल एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा और इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होगा। इंटरनल एनर्जी क्योंकि इसका डिक्रीज हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी का जो इसका इंक्रीज होगा किस फॉर्म में होगा, वो होगा गाइस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के फॉर्म में होगा। इंटरनल एनर्जी जो यहां ब्लॉक आपने रखा है, दो यहां बॉडी रखा है, इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा किसके फॉर्म में, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के फॉर्म में, और इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगा टेम्परेचर के डिक्रीज होने के फॉर्म में। और ये दोनों में इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफर कब तक गाइड होता रहेगा, तब तक होते रहेगा जब दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये दोनों का जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, और जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तक, ध्यान से सुनिएगा, जब तक इसका टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तक इसका क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होते जाएगा। और जैसे इसका एनर्जी ट्रांसफर होगा, इसका टेम्परेचर गाइस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये गाइस थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, होगा। अब देखिए, मान लीजिए यहां पे एक बॉल लेते हैं, यहां बॉल लेते हैं, दोनों अगर कांटेक्ट में आता है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर अगर अपन लोग मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का अगर आपने 50 माना, दूसरा का भी आपने 50 माना, तो क्या ऐसा होगा कि इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू हो। देखिए ध्यान से सुनिए, मान लीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है, dq इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू, मतलब अगर आपने कोई सिस्टम को हीट अगर आपने दिया तो उसका दो फॉर्म में यूज हो सकता है, या तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करा देगा या फिर उस पे उसके द्वारा कोई वर्क करवा लो, हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे आपने यहां पे एक बॉल लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और जैसे ही अगर आपने 100 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया, तो ये इसको इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू करेगा, तो इसका इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट होना शुरू होगा। जैसे ही इसके इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट होना शुरू होगा, इसके टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होना शुरू होगा। सिमिलरली ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉल है, इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होगा, तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू होगा। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री से, मतलब इसके द्वारा हीट क्या हुआ था,
ये पूरे प्रोसेस इसके द्वारा हीट रिजेक्ट किया गया था, और इसके द्वारा हीट रिजेक्ट किया गया था, और इसके द्वारा क्या किया था, हीट सप्लाई किया गया था, तो इसके द्वारा हीट रिजेक्ट किया गया, तो इसको अपन लोग मान लेंगे पॉजिटिव। इसके द्वारा हीट सप्लाई किया गया है, तो इसको अपन लोग मान लेंगे नेगेटिव, कन्वेंशन के मेथड से। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब ये हीट रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसका अपोजिट प्रोसेस तो गाइज खुद अपने आप होगा नहीं, इसका अपोजिट प्रोसेस तो अपने आप गाइज होगा नहीं। अपोजिट प्रोसेस इसका क्या नहीं होगा कि जब इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका अपोजिट प्रोसेस गाइज ये नहीं होगा कि इसका टेम्परेचर अपने आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए। ये तो अपोजिट प्रोसेस अपने आप तो गाइज होगा नहीं। या फिर मैं आपको अपोजिट प्रोसेस नहीं होगा, या फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं गाइज। मान लीजिए यहां पे ये गैसेस है, यहां जहां तहां रखे हुए गैसेस रखे हुए, यहां पे मैं बीच में ये मान लीजिए ये कंटेनर मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं गाइज, मैं मान लेता हूं कंटेनर जो कि फुल हो गैसेस पार्टिकल से, कंटेनर जो कि फुल हो किससे, गैसेस पार्टिकल से। जैसे ये कंटेनर मैं कह रहा हूं ये फुल हो गैसेस पार्टिकल से, और अगर आपने बीच में मान लीजिए वॉल्व लगा दिया, क्या लगा दिया, वॉल्व लगा दिया, जैसे ही लगा दिया ये सारे गैसेस पार्टिकल इधर अगर ट्रांसफर होना शुरू हुए, और यहां पे गाइज एक क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट हुआ मतलब यहां पे क्या क्रिएट मैंने कर दिया, इवैक्यूएशन क्रिएट कर दिया। इवैक्यूएशन को ही अपन लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। फिर से सुनिए गाइज, मैं आपको फिर से बताता हूं, थोड़ा तेज मैंने बता दिया। देखिए, अगर मैं यहां कंटेनर ले लूं, कंटेनर में मान लेते हैं अगर पूरा गैसेज रखा हुआ है, कंटेनर में मान लेते हैं पूरा गैसेज रखा हुआ है, ठीक है गाइस। अब देखिए, जैसे ही कंटेनर में अगर फुल ऑफ गैसेज से है, या कंटेनर में क्या है गाइस, फुल ऑफ गैसेज है, जैसे ही रखा, तो यहां पे मैंने एक कंडीशन यहां लगा दिया, कंडीशन पे गाइस ये लगा दिया कि इधर सारा गैसेज इधर ट्रांसफर हो गया, और इधर क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब गाइस इसका अपोजिट प्रोसेस तो खुद नहीं हो पाएगा। इसका अपोजिट प्रोसेस क्या नहीं हो सकता है कि अगर आपने वो यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया और यहां पे ये क्रिएट हो गया, तो जैसे ही अगर आप इसको हटा दीजिएगा, तो क्या गैस क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। या फिर इसी को मैं एक और अच्छे तरीके से गाइस समझाता हूं कि अगर आपने कंटेनर लिया और कंटेनर को फुल ऑफ गैसेस से मैंने रख लिया, ठीक है। अब सुनिए, कंटेनर को गाइस मैंने फुल ऑफ गैसेस से रख दिया। अब देखिए, जब यहां पे मैंने एक वॉल्व लगाया, जिसकी वजह से यहां पे कंटेनर क्या हुआ, फुल ऑफ गैसेस से हो गया, और यहां पे क्या हुआ, इवैक्यूएशन क्रिएट हो गया। जैसे इवैक्यूएशन क्रिएट हुआ, यहां पे गैसेस पूरा रखा हुआ, और यहां पे क्या क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब सुनिए, अगर मैं इसको अगर गाइस हटा देता हूं, तो क्या ऐसा गाइस होगा कि गैसेस पूरे तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, होगा। या फिर इसका अपोजिट प्रोसेस होगा कि कंटेनर था, आप एक काम करो, वॉल्व लगा दो, तो अपने आप इधर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, इधर गैसेस होगा। ऐसा तो गाइस अपने आप नहीं होगा ना गाइस। ये मैंने आपको 3 एग्जांपल बताया, ये गाइस मैंने 3 एग्जांपल बताया, और तीनों में गाइस अगर देखिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं पे मैंने इनवैलिड भी नहीं किया, या कहीं पे मैं कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा हूं। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू है, कि अगर आपने हीट सप्लाई किया तो वो 2 पार्ट में बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में। तो जब हीट रिजेक्ट हुआ सिस्टम के द्वारा, तो अपने आप ये दोनों काम भी होना चाहिए था। अगर कोई टेबल पे अगर आपने मास m रख दिया, टेबल पे मास m, उसके मूव करने से अगर वो टेबल का इंटरनल एनर्जी बढ़ा दे रहा है, टेबल का गाइस क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो क्या गाइस, जो एक बार जब उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ, आज जब उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगा, तो ऐसा होगा कि ब्लॉक का मास अपने आप मूव करने लग जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को गाइस ये वायलेट भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये इन रियलिटी ये गाइस पॉसिबल भी नहीं है। इन रियलिटी ये पॉसिबल भी नहीं है गाइस। तो ये यहीं से ये जो कॉन्सेप्ट आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट गाइस यहीं से आया, ठीक है गाइस। क्या हुआ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का गाइस यहीं से कॉन्सेप्ट आया। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा और बारीकी से समझना है, तो मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलता हूं। अपन लोग लेते हैं कार्नोट इंजन का कॉन्सेप्ट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर मैं उस पर आता हूं। या कार्नोट इंजन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट गाइस बताता हूं, एंट्रोपी का। गाइस किसका बताता हूं, एंट्रोपी का।
अब एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। देखिए सुनिए, मान लीजिए गाइस एंट्रोपी का अगर कॉन्सेप्ट आपको बताना तो हो सकता है कि क्लास में, अगर मान लीजिए क्लास में या फिर कोई असेंबली में या फिर कहीं लेक्चर्स वगैरह होते हैं, वेबिनार लोग अटेंड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है गाइस, जितने भी लोग अगर वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग, मान लीजिए कोई वेबिनार वगैरह होता है, हाँ सॉरी सॉरी गाइस, हाँ, जितने भी लोग वेबिनार वगैरह जो अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग जो वेबिनार वगैरह अटेंड कर रहे हैं, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, जितने भी लोग जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो एक जगह क्या होते हैं गाइस, स्थिर होके बैठे रहते हैं, स्थिर होके गाइस बैठे रहते हैं, होता है। अब यही स्थिर होके बैठे रहते हैं। अब सुनिए, अब ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, कोई भी बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं, आप समझ ही रहे होंगे, कोई भी नेचुरल प्रोसेस या फिर कोई भी फिजिकल प्रोसेस के लिए अगर किसी को बाहर जाना पड़े तो कोई जा सकता है, जाता भी है, और ये फेनोमेना पूरा चलते रहता है। अगर मान लीजिए कहीं हॉल मान लीजिए, या फिर कहीं पे अगर हॉल मान लीजिए, या फिर कहीं पे मान लीजिए कहीं लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, उसको मान लीजिए, तो अगर हॉल मान लीजिए, फिर कहीं पे मान लीजिए वेबिनार मान लीजिए, या फिर कहीं पे लेक्चर मान लीजिए, क्लास मान लीजिए, यहाँ पे सभी लोग एक साथ एक जगह क्या रहते हैं, सिंक्रोनाइज फॉर्म में, एक साथ सभी लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज फॉर्म में क्या करते हैं, रहते हैं। लेकिन अगर यही चीज, और किन्हीं को अगर इमरजेंसी होता है तभी लोग बाहर जाते हैं, किन्हीं को अगर इमरजेंसी होता है तभी लोग बाहर जाते हैं, वरना लोग बाहर नहीं जाते, एक जगह इकट्ठे लोग रहते हैं। अब देखिएगा, अब मान लीजिए इसी को अगर मैं क्लास मान लूं, मान लीजिए मैं क्लास ले लूं, अगर क्लास ना मानते हुए ये तो क्या माना, हॉल, वेबिनार मान लीजिए, लेक्चर मान लीजिए, फिर उसका क्लास मान लीजिए, हॉल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, प्रेजेंटेशन मान लीजिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन मान लीजिए, ठीक है, कोई वेबिनार मीटिंग मान लीजिए, कोई भी चीज आप मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसी चीज को गाइज अगर मैं इसमें उतारू, अगर मैं किस पे उतारू गाइज, रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। अब रेलवे स्टेशन पे गाइस क्या होगा, रेलवे स्टेशन पे जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल से अगर आपको लिंक करूं, तो यहां पे गाइस क्या हो रहा था, यहां पे ये चीज हो रहा था कि जितने भी लोग जो क्लास में मौजूद थे, उनको किन्हीं को अगर इमरजेंसी पड़ा तभी लोग बाहर जा रहे थे, वरना लोग बाहर नहीं जा रहे थे, स्थिर एक जगह इकट्ठे लोग बैठे हुए थे। लेकिन रेलवे स्टेशन पे अगर मैं आऊं, तो रेलवे स्टेशन पे आप गाइस क्या देखिएगा, सभी लोग इधर उधर जहां देखे मूव करते रहते हैं, सभी लोग क्या करते हैं गाइस, इधर उधर मूव करते रहते हैं, और कोई भी आदमी आपको स्थिर नहीं मिलेगा, और जो आपको स्थिर मिले होगा वो भी कुछ समय के बाद मूव करने ही लग जाएगा। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, या फिर कहीं पे आप फील्ड वगैरह में चले जाइए, वहां पे गाइस क्या होगा, वहां पे गाइस ये होगा, फील्ड वगैरह पे चाहिए तो हर आदमी क्या कर रहा है गाइस, कुछ इधर मूव कर रहा है, कुछ इधर मूव कर रहा है, कुछ इधर मूव कर रहा है, और कुछ इधर मूव कर रहा है। अब देखिए गाइस, जब रेलवे स्टेशन पे मैंने क्या कहा, कोई भी आदमी आपको स्थिर नहीं मिलेगा, जो स्थिर मिला होगा वो ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा, वो भी कुछ समय बाद डीलोकलाइज ही होने वाला है, ठीक है गाइस। अब देखिए कुछ समय के बाद ये बंदा डीलोकलाइज ही होने वाला। सिमिलरली अगर मैं फील्ड की बात करूं, सभी लोग इधर मूव करते रहते हैं, कुछ इधर मूव करेंगे, कुछ इधर मूव करेंगे, कुछ इधर मूव करेंगे, ठीक है गाइस, एक जगह कोई भी स्थिर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए गाइस, मैं आपको आपको एग्जांपल बताऊं, अगर मैं यहाँ हॉल या वेबिनार में कोई चीज अगर इस जो एक कमिटी है ग्रुप का, उसमें अगर अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट करे तो हो सकता है जो इसमें कमेटी है, ग्रुप है, उसमें अगर कोई चीज अगर अपन लोग इसको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो यह हो सकता है कि अगर अगला दिन जैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर, तो हो सकता है अगला दिन हमको इजीली वो चीज मिल जाए, अवेलेबल मिल जाए, क्योंकि आदमी का समूह जो नंबर काफी क्या है, कांस्टेंट है, काफी कांस्टेंट है। और इनके बीच में अगर आप कहिएगा कहीं भी एक जगह बहुत ही सिंक्रोनाइज में बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखिएगा, इसी का मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूं, रेलवे स्टेशन पे जो आदमी लोग मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, जो आदमी स्थिर है वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मूव करने लग जाएंगे, उनका कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। देखिए रेलवे स्टेशन पे अगर मैं कोई भी चीज अगर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो हो सकता है गाइज मुझे ये चीज मिले भी नहीं, हो सकता है गाइज, मैं गारंटीड नहीं कर रहा हूं गाइज, लेकिन हो सकता है मुझे ये चीज मिले भी नहीं। तो अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और रखूं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यहां पे अगर बुक अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो मुझे ये चीज मिलने की प्रोबेबिलिटी
मुझे यह चीज मिलने की प्रोबेबिलिटी का क्या होगी, काफी कम होगी। और यहां पे मुझे वही चीज मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर मैं फील्ड में जितने भी आदमी लोग बैठे हो, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर, कुछ इधर इधर, जितने भी आदमी मूव कर रहे हैं, जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, उनको अगर आप कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इस बात को मिलने की प्रोबेबिलिटी का क्या है, काफी कम है, हो सकता है मिले भी नहीं। तो अब एंट्रोपी का टर्म यहीं से आता है गाइस। एंट्रोपी जो एक फिजिकल क्वांटिटी है या फिर एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल प्रोसेस है, जो कि हमें क्या बताता है, तो वो हमें बताता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑब्जर्व्ड इन एनी सिस्टम। जब अगर हमें कोई एक्सटर्नल सिस्टम के द्वारा मैं उसे डिस्टर्ब कर दूं, मैंने क्या कहा गाइस, मैंने ये कहा कि एंट्रोपी कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का एंट्रोपी, कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का यह बताता है कि उसमें कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना उसमें गाइस क्या है, रैंडमनेस है। और ये कब आया होगा, जब उसे कोई एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा गाइस क्या हो गया होगा, डिस्टर्ब किया गया होगा। अब देखिएगा, इसी को बात को मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं एंट्रोपी के बारे में। अब देखिए, यह हो सकता है गाइस कि अगर मान लीजिए कि यहां पे गाइस एंट्रोपी क्या हुआ गाइस, बहुत ज्यादा हो गया। एंट्रोपी क्या है गाइस, बहुत कम है, सही है गाइस। एंट्रोपी क्यों कम है, क्योंकि इसमें डिसऑर्डरनेस कम है, रैंडमनेस कम है, सभी आदमी स्थिर हैं। यहां पे अगर आप किसी चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो आपको इजिली अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन वही चीज अगर अपन लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो सकता है हमें वो चीज मिले भी नहीं। आदमी यहां भी आदमी है, यहां भी आदमी है, लेकिन यहां एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात बताइए, जब यहां पे अगर मान लीजिए यहां वेबिनार में किसी आदमी को प्यास लगी या फिर पानी पीने गया, ठीक है, तो हो सकता है जब वो मूव करने जाएगा तो क्या गाइस, हो सकता है कि थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। जो बंदा लेक्चर ले रहा है या जो बंदा लेक्चर कंडक्ट कर रहा है, एज ए स्पीकर बात कर रहा है, वह हो सकता है कि एक बार जब वो होगा तो उसका कुछ फ्लो टूटा होगा गाइस। तो एंट्रोपी का फ्लो टूटा होगा। इसलिए एंट्रोपी का कहावत ये होता है कि एक बार यूनिवर्स में एंट्रोपी अगर कहीं क्रिएट कर दी गई, अगर एक बार एंट्रोपी यूनिवर्स में कहीं क्रिएट अगर कर दी गई, तो वो यूनिवर्स में एंट्रोपी वो बरकरार ही रहता है। अब देखिए गाइस, अगला कॉन्सेप्ट ये होता है कि एंट्रोपी को गाइस क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है एनर्जी की तरह, लेकिन एंट्रोपी कंजर्व भी नहीं है। अब देखिए गाइस, अब देखिए ये तो बिल्कुल उल्टा है। एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, बट एनर्जी इज आल्सो नॉट कंजर्व। ऐसा एनर्जी में तो नहीं होता, लेकिन एंट्रोपी में होता है। देखिए, मान लीजिए यहां पे क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर एक बंदा यहां से मूव करने गया, पानी पीने गया और वापस आ गया, तो जो आदमी इसमें अटेंड ये कर रहा था, जो आदमी वेबिनार को ये कर रहा था, वो गाइस क्या, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। इसने यूनिवर्स में, अगर इस क्लासी को अपन लोग अगर यूनिवर्स मान ले, वैसे है कुछ भी नहीं, यूनिवर्स मान ले, तो क्या उसने कुछ एंट्रोपी ले आए, तो क्या यूनिवर्स में कुछ एंट्रोपी रहा, क्योंकि हो सकता है उस बंदे का फ्लो चला गया होगा, थोड़ा सा हो सकता है जितना फ्लो से वो बंदा बोलता वो नहीं बोल पाया होगा। तो इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ गाइस एंट्रोपी तो आ गया। अब देखिए, जब ये हो सकता है मूव करना शुरू होगा, जब वो वापस आ गया होगा, तो फिर क्लास चलने लगा होगा, तो एंट्रोपी को, अब देखिए जो ये मूव किया, ये ऑब्वियसली हो सकता है कि ये आदमी जो अटेंड स्पीकर कर रहा था, वो तो बोला नहीं था ये काम करने के लिए। जो ये मूव किया, ये भी जानबूझ के नहीं किया। अब देखिए, इसलिए कहावत ऐसा भी कहा जाता है कि एंट्रोपी को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कि जानबूझ के आप क्रिएट कर दिए, और डिस्ट्रॉय भी गाइस नहीं कर सकते। और एंट्रोपी कंजर्व्ड भी नहीं है। एंट्रोपी कंजर्व्ड क्यों नहीं है, कि एक बार अगर कहीं पे एंट्रोपी का कर दिया गया, तो एंट्रोपी यूनिवर्स में हमेशा के लिए गाइस रहता ही रहता है। एंट्रोपी को एकदम जीरो नहीं किया जा सकता, एंट्रोपी को गाइस जीरो नहीं किया जा सकता। तो जब मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ ले जाऊंगा, तो ये रिलेटेड एंट्रोपी ही से है, तो इसलिए मैं उसी की तरफ ले जाता हूं। देखिएगा, इसका सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने पॉइंट्स बताया, उसको अपन लोग अगर मेंशन मैं करूं, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में जो पॉइंट्स बताया है, उसमें अगर मैं मेंशन करूं, तो देखिए, it is defined as the degree of disorderness or randomness in any thermodynamic variable processes.
या थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स ही लिखिएगा। ये तो एक पॉइंट गाइस मैंने बताया। अगला पॉइंट क्या है, एंट्रोपी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to another body. It can be transferred, हाँ, nor be created nor be destroyed, ठीक है गाइस। और या फिर it can nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body। जैसा हम लोग गाइस एनर्जी में लिखते हैं, it can be transferred from one body to another body। और एंट्रोपी के बारे में अगला कॉन्सेप्ट गाइस क्या होता है, एंट्रोपी के बारे में इट इज ऑल्सो नॉट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। मतलब एस इन इक्वल्स टू एस फाइनल नहीं लिख सकते, ऑल्सो नॉट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। मतलब एस इनिशियल इक्वल्स टू एस फाइनल नहीं लिख सकते, एस इनिशियल इक्वल्स टू एस फाइनल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब इसी को मैं डिराइव करो तो डेल्टा एस जो है क्या, डी क्यू अपॉन टी, इस तरीके से गाइस डिफाइन किया गया है एंट्रोपी को। तो गाइस आज का लेक्चर मैं यही एंड कर रहा हूँ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी मैं नहीं शुरू करूंगा, मैंने यहां तक आपको बता दिया। आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।